हेलो एवरीवन, मैं ब्यूला भेंगरा। आप सबके सामने मैं आज अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भाग 3 को लेकर के आई हूँ। भाग 1 और 2, जिसमें मैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दूरवर्ती कारणों की बात मैं की हूँ। आप इसको मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारणों की। यहाँ मैं बात कर रही हूँ अमेरिका, जो कि ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, और कैसे ब्रिटेन के उपनिवेशिक चुंगल से वो स्वतंत्र होना चाह रहा था। इसको हम लोग समझेंगे कि भारत भी एक समय में ब्रिटेन का उपनिवेश था और कैसे भारत ने इसकी आज़ादी का संघर्ष किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और कितने लंबे समय तक हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंततः हमें आज़ादी प्राप्त हुई। वैसे ही हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की भी बात की चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तात्कालिक कारण कौन कौन सा था उसको देखेंगे। एक समय ऐसा था जब ब्रिटेन उपनिवेश बनाने के क्षेत्र में पीछे था, और उपनिवेश बनाने में सबसे आगे यूरोप का एक देश स्पेन सबसे आगे था। स्पेन ने अमेरिका की खोज सबसे पहले की और वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किया। उसके बाद पुर्तगाल, उसके बाद डच, कई लोग वहाँ पे जाकर, कई देश वहाँ पर जाकर के अपना उपनिवेश स्थापित किए। और आगे चलकर जब हेनरी सप्तम 1497-98 ईस्वी के आसपास में हेनरी सप्तम ने भी समुद्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, कई युद्ध लड़ा उसने, और बाकी जो शक्तिशाली यूरोपीय देश थे उनको उसने समुद्र में हराया और समुद्र में आधिपत्य स्थापित किया। आगे चलकर महारानी एलिजाबेथ ने भी अपने साहस का परिचय दिया और पूरा समुद्र में अपना एक आधिपत्य स्थापित किया, और यहाँ तक कि नेविगेशन एक्ट तक भी उसने बनाया और अपना जो व्यापारिक एकाधिकार प्रभुत्व को उसने स्थापित किया। और इस प्रकार जो 1497-98 ईस्वी में केवॉट नाम के एक साहसी व्यक्ति ने अमेरिका जाकर न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया, और फिर धीरे धीरे करके आगे चलकर जैसे सर वाल्टर रैले ने वर्जीनिया का पता लगाया और वहां पर सर वाल्टर रैले ने उपनिवेश स्थापित की। इस प्रकार आगे चलकर ब्रिटेन के अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में लगभग 13 उपनिवेश स्थापित हुए, और इन 13 उपनिवेश में ब्रिटेन ने अपना राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व जमा लिया, और इस प्रकार से ब्रिटेन वहां पर अपने कानूनों को लागू करता और शासन करता था। जिस प्रकार ब्रिटेन भारत में जब वो भारत को अपना उपनिवेश बनाया था और जिस प्रकार से वो शासन करता था, ब्रिटेन से शासन करता था भारत में, उसी प्रकार अमेरिका में भी वो ब्रिटेन से शासन करता। मतलब ब्रिटेन की संसद जो भी निर्णय लेती थी अमेरिका में, वो अमेरिका में लागू होता था। तो इस प्रकार से कह लेंगे तो ये जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन के गुलाम थे, गुलामी के बंधन में थे। तो वे कितने दिनों तक गुलाम में रहेंगे? आगे चलकर कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिसके कारण आगे चलकर स्वतंत्रता का की बात उठेगी, और फिर आगे चलकर संघर्ष होगा। फिर संघर्ष में विजय होंगे, और आगे चलकर अमेरिका को भी ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ऐसा क्या कारण था जिसकी पृष्ठभूमि बन रही थी, क्रांति करने की पृष्ठभूमि बन रही थी अमेरिका में। देखिए, ब्रिटेन का जो व्यापारिक कंपनी थी विश्व में फैला हुआ था, व्यापार बहुत ज्यादा फैला हुआ था। अमेरिका में, एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में, यूरोप में व्यापार फैला हुआ था ब्रिटेन का। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, वो जैसे कि 1773 की बात अगर मैं करूं तो उसमें जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स की जो नीति थी, वो साम्राज्य बढ़ाने की नीति, युद्ध करने की नीति जो थी, तो असल में ईस्ट इंडिया कंपनी
ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन इनके समय में ये जो व्यापारिक कंपनी नहीं लग रही थी, वो एक राजनीतिक कंपनी लग रही थी, क्योंकि वो राजनीतिक में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। तो इस वजह से व्यापार वो कम कर रही थी, राजनीति ज़्यादा कर रही थी, तो उनको आर्थिक क्षेत्र में उस कंपनी को घाटा होने लग गया। तो इस समय में आगे चलकर और जैसे 1656 के आसपास में भी कई युद्ध लड़ा गया, और आगे चलकर सप्तवर्षीय युद्ध भी लड़ा गया। तो ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था 1756 में जो युद्ध लड़ा गया था, सप्तवर्षीय युद्ध, ये वास्तव में बहुत सारे कारण थे, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जो यूरोप के एक कह लें तो शक्तिशाली देश थे, और इन दोनों का उपनिवेश विश्व के अनेक भागों में था। तो उपनिवेश के लिए ये दोनों देश आपस में लड़ते थे। तो अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए, उपनिवेश को सुरक्षित रखने के लिए, व्यापार के जो अधिकार है उसको बनाए रखने के लिए इनको युद्ध करना जरूरी हो गया। ये आपस में युद्ध लड़ते थे, और ऐसा युद्ध अगर कहीं मान लिया भारत में शुरू हुआ, तो ये युद्ध यूरोप में भी लड़ा जाएगा, फ्रांस और ब्रिटेन की सेना के बीच में, और यहाँ तक कि अमेरिका में भी लड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से अमेरिका में भी युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि ब्रिटेन इसीलिए इस सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल हुआ कि एक कारण ये भी था कि अमेरिका में उसका जो उपनिवेश था वो सुरक्षित रहे, फ्रांस उससे उपनिवेश छीन न ले, दूसरे देश ब्रिटेन से उसके उपनिवेश छीन न ले। तो उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए ये युद्ध लड़ा गया, और उस युद्ध में ब्रिटेन विजयी भी हुआ, और विजय तो हुआ, हर क्षेत्र में ब्रिटेन विजयी हुआ। लेकिन युद्ध में क्या होता है, आर्थिक हानि बहुत ज्यादा होती है। यहाँ भी ये हुआ। हालांकि उपनिवेश की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन के द्वारा लड़ा गया था, लेकिन आर्थिक हानि हुई तो ब्रिटेन क्या करेगा। ब्रिटेन की ये पुरानी नीति रही है कि जहाँ पे युद्ध लड़ा गया है वहीं से उस युद्ध का भरपाई किया जाए। अब अमेरिका में भी ये जो युद्ध लड़ा गया था, तो उसकी भरपाई करने के लिए नए नए कानून बनाए गए। जैसे कानून के थ्रू कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया उनके ऊपर में, तो वो टैक्स लगाया गया, और टैक्स के थ्रू वे ब्रिटेन अर्न करेगा, और अपनी जो आर्थिक क्षति हुई है उसको वो उसमें भरेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उसने कई कानून पास किए ब्रिटेन की संसद ने, जैसे शुगर एक्ट है, गुड़ अधिनियम है, और स्टाम्प एक्ट है। ऐसे कानून जो कि काफ़ी कठोर थे, इन कानूनों को पास किया गया ब्रिटेन की संसद में, और अमेरिका में कठोरतापूर्वक लागू भी किया गया, और अतिरिक्त कर दे के, पहले से कर चला आ रहा था लेकिन ये और भी युद्ध के बाद और कर लगाया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि न केवल इतना ही, बल्कि जो ब्रिटेन अमेरिका में जो बाहर से चीजें आयात होती थी, अमेरिका के लोगों को जिन चीजों की जरूरत थी वो मंगवाते थे बाहर से, जैसे मान लिया रबड़ हुआ, कागज है, रंग है, चाय सबसे ज्यादा आयात होता था अमेरिका में। और अगर हम लोग इतिहास देखेंगे तो चाय के व्यापार का एकाधिकार ब्रिटेन के पास था। एकाधिकार कहने का मतलब है कि उसका व्यापार सिर्फ ब्रिटेन ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो इस प्रकार जब चाय के ऊपर में इन जो बाहर से आयात हो रही है उन वस्तुओं के ऊपर में भी टैक्स लगा दिया गया, आयातित वस्तुओं के ऊपर में भी टैक्स लगाया जा रहा था, और ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो क्या होगा, वो चीज़ें महंगी होंगी। तो ऐसे नियम और कानून लगातार पास किए जा रहे थे। और ऐसा नहीं है, देखिए अमेरिका में ब्रिटेन का जो उपनिवेश था उसमें सबसे ज़्यादा छूट तो अमेरिकी वासियों को ही मिला हुआ था। ब्रिटेन का और भी उपनिवेश था दूसरे, जैसे भारत भी एक उपनिवेश था, तो दूसरा जहाँ कहीं भी अगर उपनिवेश था ब्रिटेन का तो वहाँ बहुत ज़्यादा
कठोर कानून, नियम और कानून था और गुलामी का जीवन लोग जी रहे थे। लेकिन अमेरिका में उतना ज़्यादा कठोर कानून नहीं था और लगभग स्वतंत्र ही थे ये लोग, बहुत सारे मामलों में स्वतंत्र ही थे। लेकिन जब लगातार उनके ऊपर में कर का बोझ डाला जाएगा और ऐसा उनको फील होगा कि हमारे ऊपर में कोई ऐसा पावर है जो हमें दबा रहा है, हम फ्री होकर ना अपने खेतों में जा सकते हैं, ना अपने दुकानों में जा सकते हैं, अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, ऐसा जब उनको फील होने लग गया तब विरोध शुरू होने लग गया। ऐसे ही समय में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उसने चाय की नीति थी उसको अपनाया। ये लॉर्ड नॉर्थ की चाय की नीति क्या थी? देखिए, लॉर्ड नॉर्थ ने चाय के ऊपर में टैक्स लगा दिया और इसका विरोध, क्योंकि टैक्स कैसे लगाया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, होता क्या था, जैसे व्यापार कैसे होता था, जैसे मान लिया ये यूरोप है, इस क्षेत्र में मान लिया ब्रिटेन है, ये अफ्रीका है, मान लिया ये इंडिया है, और इस क्षेत्र में मान लिया अमेरिका है। ये मान लिया अमेरिका का क्षेत्र है, ये ब्रिटेन का क्षेत्र है, ये भारत। होता क्या था व्यापार, जैसे मान लिया हम लोग उदाहरण के लिए ले सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मान लिया चाय का व्यापार कर रही है, तो चाय यहाँ से ब्रिटेन के जहाजों में ही चाय यहाँ से आएगा माल और सीधे यहाँ आएगा। पहले अमेरिका ना जाकर इस एरिया में, उत्तरी अमेरिका में ही, इस एरिया में ब्रिटेन के उपनिवेश थे, अमेरिका में ब्रिटेन के उपनिवेश इस एरिया में थे, तो ये सीधे भारत से यहाँ ना आकर के ब्रिटेन में जाता था। तो ब्रिटेन में जब माल जाता था तो यहाँ से यहाँ लाने का जो खर्च है वो भी जोड़ा जाता, मतलब लागत मूल्य भी जोड़ा जाता था, और साथ ही यहाँ जब आता था तो यहाँ लाने का उद्देश्य क्या है, ब्रिटेन आने के बाद वहाँ पर मूल्य तय किया जाएगा, कितना इसका मूल्य होगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मूल्य तय किया जाता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को व्यापार का लाभ प्राप्त हो, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ से फिर माल यहाँ लाया जाता था। तो यहाँ से यहाँ माल आते आते उसकी जो लागत कीमत है, वस्तु की लागत कीमत है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और यहाँ पर उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो इसका विरोध यहाँ के लोगों ने शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक नया प्लानिंग किया, एक नई सोच उसने लाई और उसको अमेरिका में लागू किया। क्या सोच था ये उसने ऐसा किया कि जो चाय यहाँ से आता था, भारत से जो चाय आता था ब्रिटेन, वो ब्रिटेन ना जा करके भारत से सीधे यहाँ आएगा। तो ये लॉर्ड नॉर्थ ने अपनी संसद में ये स्वीकृति दे दी कि वो ब्रिटेन ना जा करके सीधे अमेरिका जाएगा। तो इससे अमेरिका को फायदा हुआ कि जो मूल्य यहाँ पे जा करके बढ़ जाता था, सीधे यहाँ आ रहा है तो थोड़ा सस्ता हुआ वो चीज। और लेकिन ब्रिटेन को इसका क्या फायदा हुआ, ब्रिटेन का जो विरोध किया जा रहा था अमेरिका में वो थोड़ा कम हुआ, और हालांकि जो व्यापार कर रहा है उसका एकाधिकार तो ब्रिटेन के ही पास है। तो ब्रिटेन के पास है तो यहाँ स्थिति गंभीर क्यों होगा? हुआ ये कि अमेरिकियों को एकाधिकार पसंद नहीं था। अमेरिकी भी चाहते थे कि हम भी व्यापार करें, हमें भी व्यापारिक लाभ हो, हम भी आर्थिक क्षेत्र में ऊंचा उठे, ये चाहता था। तो यहाँ से वो विरोध करना शुरू करता है। और विरोध, क्योंकि ऐसे ही समय में जब विरोध लोग कर रहे थे, ऐसे ही समय में अमेरिका को उग्र राष्ट्रवादी और बहुत ही देशभक्त नेता मिले अमेरिका को, जैसे सैमुअल एडम्स जैसे नेता अमेरिका को मिले। और ये जो सैमुअल एडम्स है, अमेरिका में देश
भक्त देशभक्ति की जो भावना है उसको लोगों के अंदर बढ़ाने का काम किया। ब्रिटेन के विरोध में उसने कई लेख भी लिखे और लगभग 40 लेख ब्रिटेन के विरोध में उसने लिखा था। वो छपा 40 लेख और पूरे अमेरिका में फैलाया गया। लोगों को उसने अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया और आज़ादी क्या है उसको लोगों को बताया और ऐसे क्रांतिकारियों को उसने इकट्ठा किया। और फिर जब उसने क्रांतिकारियों को इकट्ठा कर लिया तो एक दल हो गया, उग्र राष्ट्रवादियों का एक दल हो गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि पूरे के पूरे अमेरिकी वासी अपनी आज़ादी चाहते थे ब्रिटेन से, ऐसा नहीं था। जो धनी वर्ग के लोग थे, ये क्रांतिकारी जो हमेशा दंगा फसाद किए रहते थे, तो उसका विरोध भी करते थे ये लोग। और ब्रिटेन के अधीन में कुछ लोग रहना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, समूह था, जो कि ब्रिटेन का विरोध करना शुरू कर दिए थे। और ऐसे ही समय में मैसाचुसेट्स का एक बंदरगाह था, बोस्टन बंदरगाह। तो बोस्टन बंदरगाह जो कि इस क्षेत्र में है, बोस्टन बंदरगाह, इस क्षेत्र में कुछ उग्रवादियों ने वहां पे ब्रिटेन के जहाजों में चाय के पेटी भरे भरे पड़े हुए थे। ब्रिटेन के जहाजों में माल भरा हुआ था। तो बोस्टन बंदरगाह में जा करके उनके जो जहाज है उन पे चढ़ करके सारे पेटियों को पानी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया उन लोगों ने। तो इसका विरोध अमेरिका में नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। तो फिर इससे समझ में सबको आ गया कि विरोध अब तो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर होना ये चाहिए था कि ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन का जो शासक है या लॉर्ड नॉर्थ, इनको थोड़ा पोलाइट होना चाहिए था, नम्र होना चाहिए था और अमेरिका के विरोध में कोई कानून नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लॉर्ड नॉर्थ में उस घटना के बाद जो चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया, जिस समय में ये घटना 1773 की घटना है, 16 दिसंबर 1773 की घटना है। तो इस समय में जो घटना घटी थी उसे बोस्टन टी पार्टी कहा गया, इसे ही बोस्टन टी पार्टी कहा गया था। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद लॉर्ड नॉर्थ और उस समय में ब्रिटेन का जो शासक था जॉर्ज तृतीय, इसने मिल करके एक संसद में एक कानून पास किया जो कि काफी कठोर था अमेरिका के विरोध में। हालांकि अमेरिका के मैसाचुसेट्स नामक जगह में ये घटना घटा था, तो उसको दबाने के लिए एक कानून पास किया गया। इस कानून में 5 तरह के कानून बनाए गए थे उसके विरोध में, अमेरिका के विरोध में। जैसे पहला कानून था, बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया। बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया, तब तक के लिए बंद किया गया जब तक कि जो हानि हुआ है, चाय को जो फेंक दिया गया, उससे जो घाटा हुआ है बोस्टन के लोगों से, जब तक वो वसूल नहीं लिया जाएगा तब तक बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया। और दूसरा ये कानून बनाया गया कि मैसाचुसेट्स के परामर्शदाता, वहां पे मैसाचुसेट्स के जो परामर्शदाता होते थे, राजनीति के क्षेत्र में परामर्श देते थे, व्यापार के क्षेत्र में परामर्श देते थे, तो परामर्शदाताओं को चुना जाता था। तो वहां के लोग ही चुनते थे उनको। लेकिन अब कानून बना दिया गया ब्रिटेन की संसद में कि वहां के परामर्शदाताओं को अब ब्रिटेन के शासक चयन करेगा, वहां के लोगों को ब्रिटेन के शासक के द्वारा चयन होगा। तीसरा कानून ये बनाया गया था कि हत्या संबंधी जितना भी मामला होगा, अमेरिका में हत्या से संबंधी जितना भी मामला होगा, उसकी सुनवाई अब अमेरिका में ना होकर के वो इंग्लैंड में होगी, ब्रिटेन में होगी। और चौथा कानून ये था कि मैसाचुसेट्स की किसी भी शहर में सेना रखना वैध हो गया, कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई कि मैसाचुसेट्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मैसाचुसेट्स में ही सबसे पहले क्रांतिकारी लोग आगे आ रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। तो उसको दबाने के लिए ये कानून निकाला गया कि उस शहर में, मैसाचुसेट्स में ब्रिटेन की सेना रखना कानूनी रूप से मान्य होगा। और इतना ही नहीं, जो सेना वहां पे रहेगी, ब्रिटेन की सेना, उसके रहने की व्यवस्था भी वहीं के लोग करेंगे, मैसाचुसेट्स के लोग ही करेंगे। ये कानून बनाया गया।
और पांचवा ये था कि कनाडा में रहने वाले जो कैथोलिक लोग थे, क्योंकि मैसाचुसेट्स में प्यूरिटनों की संख्या ज्यादा थी, तो कैथोलिक लोग जो थे, तो हम पहले से देख रहे थे कि धर्म युद्ध में उन दो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग सिद्धांत के लोगों के बीच में काफी खून खराबा और युद्ध तक भी होता था। तो जो कैथोलिक लोग थे कनाडा में, कनाडा जो कि फ्रांस से प्राप्त किया था ब्रिटेन ने, तो कनाडा में कैथोलिक लोगों की संख्या थी, तो उनके साथ में सहिष्णुता का व्यवहार किया जाएगा। कोई उनके साथ में ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा जिससे इनको हानि पहुंचे। ये कानून लागू किया गया इस समय में। तो इस प्रकार से लॉर्ड नॉर्थ की चाय की नीति हो गई, लॉर्ड नॉर्थ के दमनकारी कानून भी हो गए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को तुरंत तब उसको तेज करने के लिए, क्रांति को तेज करने के लिए ये सारे कारण थे। एक कारण और था, जैसे महाद्वीपीय कांग्रेस यहाँ पे शुरू हुआ। महाद्वीपीय कांग्रेस जो 1774 में शुरू हुआ। महाद्वीपीय कांग्रेस क्या है? देखिए, ये सारी घटनाएं जो घट रही थी, ब्रिटेन ने लगातार अमेरिका के ऊपर में दमनकारी कानून लागू कर रहा था, बनाया जा रहा था, लागू किया जा रहा था। तो इसके विरोध में कई लोग जो कि अमेरिका की जो वहाँ पर जो उसका उपनिवेश था, 13 उपनिवेश के में जो विधानसभा थी, उसमें से कई ऐसे लोग थे जो कि ब्रिटेन की इस नीति का विरोध कर रहे थे, और कई ऐसे लोग हैं जो थे वहाँ पे जो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र में करने लग गए। यानी कि वे लोग भी अब अपने देश के प्रति प्रेम को दिखाने लग गए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक लोगों को करने लग गए, और अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने लगे। तो इसी क्रम में वर्जीनिया के लोगों ने अमेरिका के जितने भी उपनिवेश थे वहाँ के लोगों को आमंत्रित किया कि फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन आयोजित किया जाए और निर्णय लिया जाए कि हमें क्या करना है। इसीलिए 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में कांग्रेस का पहला अधिवेशन शुरू किया गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन में कई दिग्गज जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कहे जाते हैं, उन लोगों ने भाग लिया, जिसमें से एक सैमुअल एडम्स भी थे, एक जॉन सैमुअल भी थे, जॉन सैमुअल, और यहाँ तक कि वर्जीनिया के जॉर्ज वाशिंगटन और कई ऐसे दिग्गज थे, नेता थे, जिन्होंने आगे चलकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे लोगों ने जो अमेरिका का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन था उसको बुलाया और उसमें भाग लिया, और इसमें ये निर्णय लिया गया कि जितने भी कानून ब्रिटेन के द्वारा उन पर लागू किए गए हैं, उन कानूनों को ये निर्णय लिया गया कि उन कानूनों को ब्रिटेन अमेरिका से हटा ले। और ये भी कहा गया कि अगर मतलब 1765 से के बाद जितने भी कानून बने थे अमेरिका में, उन कानूनों को हटा लिया जाए अमेरिका से, और साथ ही साथ अगर नहीं हटाया जाएगा इन कानूनों को तो ये चेतावनी दिया गया, एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। उस घोषणा पत्र में ये कहा गया कि अगर इन कानूनों को नहीं हटाया जाएगा तो ब्रिटेन का जितना भी माल सामान है उसका बहिष्कार अमेरिका में किया जाएगा। ये भी चेतावनी दिया गया और घोषणा पत्र तैयार करके ब्रिटेन की संसद में भेजा गया। और यहाँ ये होना चाहिए था कि ब्रिटेन को थोड़ा नरम से बर्ताव करना चाहिए था, लेकिन लॉर्ड नॉर्थ की सरकार और जॉर्ज तृतीय हमेशा जैसा उनका नीति रहा था वैसे ही कठोरता पूर्वक व्यवहार यहाँ उन लोगों ने किया। उनकी इस नीति को उन लोगों ने, जब तक कोई निर्णय आता, ब्रिटेन जब तक कोई निर्णय करता, क्योंकि ऐसा निर्णय करने में काफी वक्त लगता है, बात विचार करना पड़ता है,
तो और फिर इस निर्णय के ऊपर में आगे क्या करना है, जैसे कि हम लोग महात्मा गांधी के समय में भी हम लोग जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चलाया जा रहा था, उस समय में हम लोग देखते थे कि लगातार एक के बाद एक आंदोलन तो चलाए जा रहे थे, लेकिन जब कोई आंदोलन शुरू होता था, खत्म होता था, तो उसका भी एक पीरियड रहता था, टाइम पीरियड रहता था कि इतना से इतना समय में या आंदोलन चलाया जाए। किसी किसी आंदोलन में पीरियड नहीं रहता था कब तक चलेगा, लेकिन एक योजना तैयार की जाती थी उसकी। तो उसके बाद फिर उस आंदोलन के बाद फिर अगला आंदोलन की तैयारी की जाती थी। फिर कहाँ पे एक कांग्रेस का सभा हुआ, तो अगला कांग्रेस का सभा कहाँ पर होगा और उसकी क्या क्या रणनीति होगी, क्या विषय होगा, इसकी पहले से ही बातचीत की जाती थी। तो जब पहला अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था अमेरिका में, तो इस यहाँ पे भी जो अगला अधिवेशन कहाँ पे होना है और उस अधिवेशन में क्या निर्णय लेना है, क्या बात करना है, ये तय होता। उससे पहले ही ब्रिटेन की जो संसद है, सरकार है, उनको ऐसा लगा कि मैसाचुसेट्स में कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी हो गए हैं और क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जा रहा है और विद्रोह किया जा रहा है। तो उनको ऐसा लगा और ऐसे समय में ब्रिटेन ने मैसाचुसेट्स में सेना भेज दी। जब उनको पता चला कि हमारी ओर ब्रिटिश सेना आ रही है, तो बोस्टन से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में, बोस्टन से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में जो क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने ब्रिटिश सेना का मतलब उसका विरोध किया और वहां पे उनका मुठभेड़ हो गया और मुठभेड़ में लगभग 8 क्रांतिकारी मारे गए। जब इस मुठभेड़ का पता पूरे के पूरे अमेरिका में, अमेरिकी साम्राज्य में पता चला, आग की तरफ फैल गया। तब जब ब्रिटेन की सेना बोस्टन बंदरगाह मैसाचुसेट्स अंदर तक पहुंच चुकी थी, जब वो वापस लौट रही थी, इस क्रम में उसे बहुत सारे अमेरिका के बहुत सारे क्रांतिकारियों का सामना करना पड़ा और यहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और काफी लोग मारे गए, सेना भी मारे गए और आम जनता, क्रांतिकारी मारे गए यहाँ पर। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है युद्ध वो काफी स्थिति काफी भयंकर हो चुकी थी। और इसी समय में, और ये जो पीरियड था 1775 का साल था, ये जो घटना हुई थी, तो यहीं से शुरू होता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। 1775 ईस्वी की ये घटना थी, बोस्टन में जो ये मुठभेड़ हुआ, ये तो यहीं से शुरू होता है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। फिर आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार अगला जो बैठक होता है 1775 ईस्वी में ही, ये जो अप्रैल की घटना थी, 1775 के अप्रैल की घटना थी, तो मई में जो दूसरा अधिवेशन बहुत जल्दी में अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं, दूसरा अधिवेशन फिलाडेल्फिया में ही बुलाते हैं और वहां पर मई 1775 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में कई दिग्गज भाग लेते हैं और भी जो बड़े विचारक लोग होते हैं, स्वतंत्रता के हिमायती होते हैं, ऐसे लोग इस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। और इस अधिवेशन में, क्योंकि देखिए अपने अधिकारों, इतिहास गवाह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए युद्ध करना पड़ा। उनको भी पता था कि हमें युद्ध करना होगा ब्रिटेन जैसे महाशक्तिशाली देश के साथ, इसीलिए अमेरिका ने अपनी तैयारी कर ली थी। और उसने, अमेरिका भी पूरे जॉर्जिया को छोड़ करके, जॉर्जिया ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, और जॉर्जिया को छोड़ करके बाकी देशों ने भाग लिया और लगभग संपूर्ण अमेरिकी उपनिवेश अपनी सेना तैयार कर ली थी। और अमेरिका का जो स्वतंत्रता को लड़ने के लिए जो सेना को तैयार की गई थी, उस सेना का सेनाध्यक्ष, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का
सेनाध्यक्ष बनाया गया। अब हम आगे चलकर देखेंगे कि किस प्रकार अमेरिकी सेना ब्रिटेन के साथ युद्ध करती है और युद्ध के बाद ब्रिटेन को उस युद्ध में परास्त करती है और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी। कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ये इन लोगों ने क्या क्या किया, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और इसके क्या परिणाम हुए, जो युद्ध हुआ, स्वतंत्रता का युद्ध हुआ, उसके क्या परिणाम निकले, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।